नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर से। खबर पश्चिम बंगाल में छिड़े बवाल की, जहां चुनाव की तारीख भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक हिंसा बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब यह हिंसा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि बंगाल का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि वहां राजनीतिक हिंसा ही सत्ता परिवर्तन की सीढ़ी रही है। ममता एक तरफ तो सियासी हिंसा के गहरे होते दाग से बेचैन है, दूसरी ओर पार्टी में मची कलह से भी उनका किला कमजोर होता जा रहा है। टीएमसी के कई बड़े नेता पहले ही उनका दामन छोड़ चुके हैं। अब उनके एक और चहेते नेता ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। इस तरह ममता के सामने अपना किला बचाने की चुनौती और बड़ी हो गई है। बंगाल में चढ़ा सियासी पारा, एक एक वोट के लिए छिड़ा संग्राम। सियासी दलों में शह और मात का खेल, खूनी सियासत और चढ़ी परवान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही 6 महीने दूर हो, लेकिन सियासी पारा ऐसा चढ़ चुका है मानो चुनाव चरम पर हो। टीएमसी और बीजेपी के बीच तो ऐसी तलवार खिंची है कि खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जगह जगह हो रही हिंसक झड़प में लोगों की जान तक जा रही है, लेकिन ये सिलसिला रुकने की बजाय बढ़ता जा रहा है। कोच बिहार के तूफानगंज में बुधवार को बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में पार्टी ने स्थानीय स्तर पर बंद का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए। बीजेपी ने बंद के लिए रैली निकाली तो टीएमसी नेता बंद के विरोध में सड़क पर उतर गए। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया, जिससे एक बड़ी हिंसक झड़प टल गई। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प काफी दिनों से जारी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, हिंसा बढ़ती जा रही है। ये 3 तस्वीरें बंगाल के मचे खूनी घमासान की गवाही दे रही हैं। पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी वारदात सामने आ चुकी है। पहली तस्वीर कोच बिहार की है, जहां बीजेपी नेता की हत्या हुई, जबकि दूसरी तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां 22 साल के एक टीएमसी कार्यकर्ता का कत्ल हुआ, जबकि तीसरी तस्वीर बैरकपुर की है, जहां बीजेपी के दफ्तर में आग लग गई। कोच बिहार के बाद उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या से पूरे राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी इससे साफ इनकार कर रही है। সেই ঝামেলাকে কেন্দ্র করে চারিদিক দিয়ে ঘিরে এমনভাবে ওকে আক্রমণ করা হয় এবং ওকে পিস্তলের বাট দিয়ে ওর মাথায় মেরে এমনভাবে আঘাত করা হয় কি ওখানে স্পটে মারা যায়। এই ক্রিমিনাল গুন্ডাদেরকে নিয়ে পুলিশ আর তৃণমূল এই ট্রায়াঙ্গুলার যে জয়েন্ট কাজ হচ্ছে। वैसे तो बंगाल में चुनाव से जुड़ा हर मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन राजनीतिक हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर सबसे ज्यादा हमलावर है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का बदला ममता का किला ढहा कर लेने की कसम खा रही है, तो ममता की दलील है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में वोट के लिए हिंसा का सहारा ले रही है। ये पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी एक राजनीतिक दल नहीं रह गया, बल्कि हत्या और आग लगाने वाला दल हो गया है। किस तरह की साजिश कर रहा है? हम लोग बहुत सी जगह सत्ता में हैं और बहुत जगह विपक्ष में हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार किसी राज्य में नहीं होता। পরিষ্কার কথা এটাই, বাংলা গুজরাট নয়। গুজরাটের মানুষকে আমরা ভালোবাসি, দাঙ্গাবাজদের ভালোবাসি না। তাতে যদি আমায় জেলে যেতে হয়। बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर भले ही टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन बंगाल का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यह हिंसा ममता बनर्जी को डरा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, वहां हिंसा जरूर हुई है। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा की शुरुआत 1960 के दशक में नक्सल आंदोलन से हुई।
नक्सल हिंसा 1980 के दशक तक चरम पर रही। 1960 से 70 के बीच कांग्रेस की सत्ता में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ और 1977 में सत्ता कांग्रेस से लेफ्ट के खेमे में चली गई। इसके बाद लेफ्ट ने लंबे समय तक राज किया। 1990 के दशक में ममता ने लेफ्ट पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाना शुरू कर दिया। ममता पर कई बार हमले भी हुए, लेकिन नंदीग्राम और सिंगूर की हिंसा में ममता की सियासी जमीन बेहद मजबूत हो गई, जिसके दम पर 2011 में ममता ने लेफ्ट के 3 दशक से ज्यादा पुराने किले को ढहा दिया। लेकिन 2016 के आते आते बीजेपी ने राजनीतिक हिंसा को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया और 2020 तक पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इसी इतिहास को देखते हुए ममता को अपनी कुर्सी गंवाने का खतरा सता रहा है। अगर इस बार जैसे पिछली बार तो आमतौर पे ममता के लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर हो चुकी थी, लेफ्ट कमज़ोर हो चुका था, कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी थी, बीजेपी उनको जोड़ दे रही थी और बीजेपी वालों को से उनका मुकाबला होता था। अब इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी वाले उनको बराबर की तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो अब मजबूत पड़ रहे हैं और इसमें अगर बराबरी की लड़ाई है तो कौन जीतेगा कोई नहीं सकता, कि कहीं सत्ता के बदलाव की आहट भी हो सकती है। ममता के लिए 2021 का चुनाव चुनौतियों से भरा है, क्योंकि वो सिर्फ राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर ही नहीं घिरी हैं, बल्कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो उनके किले में सेंध लगा सकते हैं। ममता का सबसे बड़ा सिरदर्द तो राजनीतिक हिंसा ही है। इसके अलावा पार्टी से बगावत कर रहे बड़े नेता भी उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को जिस तरह से बंगाल में धार दे दी है, वो भी ममता के लिए बड़ा सिरदर्द है। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में कदम रखकर ममता की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। ममता एक तरफ तो बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त तैयारी से परेशान है, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के बड़े नेता भी उनके लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, जिन्हें अब तक ममता का बेहद करीबी माना जाता था। शुवेंदु अधिकारी ममता सरकार में मंत्री हैं, जो ममता के खिलाफ लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं और वो लगातार टीएमसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। शुवेंदु ने मिदनापुर में एक बड़ी रैली की, लेकिन खास बात यह कि इस रैली में न तो ममता के पोस्टर लगाए गए और न ही टीएमसी के झंडे गाड़े गए। शुवेंदु की रैली से ही टीएमसी गायब नहीं था। उन्होंने जब माइक संभाला तो टीएमसी पर बरसने से नहीं चूके। हालांकि टीएमसी अब भी उन्हें मनाने में जुटी है, इसीलिए टीएमसी के नेता उनके खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। मीडिया लोगरा আমাকে ভাবছে যে আমি দল পরিবর্তন করব। আমি এখনো একটা দলের प्राइमरी मेंबर, सक्रिय मेंबर, सदस्य। जो बागी होता है वो तो हम देखते हैं, जो लड़ता है वो टेररिस्ट हो जाता है, ये होता है वो होता है। बागी पिक्चर में मैंने देखा। शुभेंदु अधिकारी तो ऐसा कुछ किया नहीं कि उसको बागी का करार दिया जाए। है पॉलिटिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। शिवेंदु के तेवर बता रहे हैं कि वो टीएमसी के लिए मुश्किल बन चुके हैं और आने वाले वक्त में वो ममता के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी ममता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंदीग्राम में जमीन को लेकर, जमीन के अधिग्रहण को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। तो नंदीग्राम के आंदोलन में जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी उसका ज़बरदस्त ममता ने विरोध किया था, उनके साथियों ने विरोध किया था और शुवेंदु अधिकारी उस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और अगर वो उनका साथ छोड़ते हैं, अब तक वो टीएमसी के बड़े नेता रहे हैं, तो उनका साथ छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका नुकसान है। बंगाल की जंग इतनी तल्ख हो चुकी है कि हर पार्टी एक एक वोट के लिए लड़ाई लड़ रही है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोलकाता में टीएमसी के मंत्री जावेद खान ने मंदिर बनवाया है और उसका उद्घाटन करने भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। टीएमसी के मंत्री के इस दांव पर भी सियासत तेज हो गई है। मंदिर तो बहुत दिन पहले बन गया और हम लोग क्या नाम है, भाजपा की तरह धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, धर्म लेकर राजनीति नहीं करते हैं। इस देश के अधिकांश जनता का आस्था मोदी जी में है और भाजपा में है। यदि ये बच के आप अपने कोने में जाके अपने आप को बचा लो। पश्चिम बंगाल का चुनाव टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल बनना हुआ है, क्योंकि ममता को अपना किला बचाना है तो बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने के लिए बेचैन है। इन हालातों में पश्चिम बंगाल का चुनाव और भी दिलचस्प होने जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण
लंबे वक्त के लिए देश के सियासी समीकरणों की दशा और दिशा तय करेंगे। बंगाल के घमासान में हर रोज एक नया बवाल सामने आ रहा है और राजनीतिक हिंसा का ग्राफ भी तेजी से चढ़ रहा है। बंगाल की सियासत से जुड़ी हर हलचल का अपडेट आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में कैसे नाकाम हुई इमरान खान की एक बड़ी साजिश और कैसे ठेर किए गए इमरान के इशारे पर भेजे गए मसूद अजहर के गुर्गे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक।